नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो 57 राज्यों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। बीजेपी ने आपकी जगह 57 सीटों के लिए चुनाव होने हैं 10 जून को। और बीजेपी ने यूपी की 6 राज्यसभा, बिहार की 2 सीटों समेत 16 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। यूपी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी के बीजेपी अध्यक्ष थे और इसके साथ ही राधा मोहन अग्रवाल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सुरेंद्र नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव को ही बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं बिहार में बीजेपी ने 2 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल के नामों पर मुहर लगाई है। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल और डॉक्टर अनिल सुखदेव बांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कथित तौर पर मानसा के जवाहरपुर गांव में उन पर फायरिंग की हुई थी, जिसके बाद गंभीर हालत में गायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मूसेवाला को 22 गोलियां लगी थी और मृत अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया था। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने उन पर करीब 7 राउंड फायरिंग की और इस हमले में 3 अन्य लोग भी घायल हुए। सिद्धू मूसेवाला कनाडा में पढ़ने के लिए गए थे, जिसके बाद पंजाब लौटे तो सिंगर बनकर लौटे थे। सिद्धू मूसेवाला कई विवादों से भी जुड़े रहे और एक ही दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को वापस लिया गया था। चश्मदीदों के मुताबिक 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और हमले के संबंध में चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। शूटर्स की पहचान की कोशिश के लिए आसपास के सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश भी की जा रही है। और सिद्धू मूसेवाला की मौत पर मानसा अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजीत सिंह राय ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਇੰਜਨ ਨੇ, 2 ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। और मूसेवाला की हत्या पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। सिद्धू मूसेवाला जो कि प्रसिद्ध सिंगर है, पंजाब की उन्होंने शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातिलाना हमला किया, जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया। लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जिसमें जान चलेगी, इसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराध्या कत्ल का मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। आज सिद्धू मूसेवाले की जान के, उसकी मौत के जिम्मेवार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी गंदी और घटिया राजनीति। और नेपाल से यात्रियों से भरे लापता विमान का सेना ने सुराग लगा लिया है। नेपाल के पोखरा से निकले विमान के लापता होने के तकरीबन 6 घंटे बाद मुस्तांग में विमान का मलबा मिला। नेपाल सेना के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के हवाले से कहा है कि हिमालय के मानापंथी के निकट लामचे नदी पर विमान क्रैश हुआ था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि चालक के फोन की वजह से विमान को ट्रैक किया जा सका और इस विमान को कैप्टन प्रभाकर घिमिरे उड़ा रहे थे। एयरपोर्ट अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि चालक का फोन लगातार बज रहा था, यानी फोन को नुकसान नहीं हुआ और इस वजह से विमान की लोकेशन मिल सकी। बता दें कि 19 सीटर के इस विमान में 4 भारतीय, 3 विदेशी और 13 नेपाली नागरिक सवार थे। और अभी हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि विमान में सवार यात्री सुरक्षित हैं भी या नहीं।
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि के मौके पर आरएलडी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में जातिगत जनगणना को लेकर सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय लोक दल द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी सहित कई संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में आरएलडी की ओर से कहा गया कि आखिरी जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए तुरंत जनगणना की जानी चाहिए। कार्यक्रम में टीएमसी की ओर से कहा गया कि विभिन्न जातियों के लिए लोगों के सही संख्या का पता लगाने के लिए तुरंत जाति की जनगणना की जानी चाहिए। और पीएम मोदी ने आज मई के आखिरी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात की। ये रेडियो कार्यक्रम का 89वां एपिसोड था। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचौरे गांव का है। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा, क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांववासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी वहीं लखनऊ में आज मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की बैठक हुई और बैठक में सभी प्रदेश प्रभारी, बीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, लेकिन पार्टी रामपुर से उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बीएसपी की प्रदेश इकाई की 2 दिवसीय जिला और मंडल स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने आज एक बयान जारी कर कहा कि बीएसपी सीमित संसाधनों वाली पार्टी है, जिसका मुकाबला बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के धन बल पर चलने वाली विरोधी पार्टियों के साम दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से लगातार होता रहता है। बीएसपी ने अपने बयान में यह भी कहा कि बीएसपी की कैडर बैठक में उत्तर प्रदेश में आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में 1 सीट पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि बीएसपी आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन रामपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीएसपी ने कहा है कि रामपुर क्षेत्र में पार्टी को अभी और मजबूत बनाने की जरूरत है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी वहां उम्मीदवार जरूर उतारेगी। उलेमाए हिंद की बैठक में आखिरी दिन ज्ञानवापी मथुरा विवाद से लेकर कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास किए गए और इस दौरान मौलाना महमूद मदनी ने जलसे में मौजूद लोगों से सब्र करने के लिए कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि ये मुल्क हमारा और हम इसे बचाएंगे। किसी को अगर हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाओ। हमको मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हम नहीं गए। बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने एक किस्से का जिक्र भी किया इस दौरान। मुल्क की आज़ादी से पहले और मुल्क की आज़ादी के बाद मुख्तलिफ मुश्किलात
मुश्किलात और मसाइल की जिंदगी रही है, लेकिन मैं आप हजरात के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूँ कि उन हजरात ने जिनको अल्लाह ने बड़ी बसीरत अता फरमाई थी, हमारे वो अकाबिर जिन्होंने बंद की मुसीबतों को हंसते खेलते बर्दाश्त किया था, मुल्क की आज़ादी के बाद जिन मसाइल से मुस्लिम अक़लियत दोचार हुई, उन मसाइल का मुकाबला करने में वो लोग कभी सड़कों पर नहीं उतरे। आप उनकी जिंदगी को देख लीजिए। मुझे खूब याद है कि मुल्क की आज़ादी के बाद इसी हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद का मसला उठा। हमारे अकाबिर रहमहुल्लाह जिनकी जिंदगी मुजाहिदाना जिंदगी थी, हथेली पर जान रखकर मैदान अमल में काम करने वाले लोग थे, तो सड़कों पर नहीं उतरे। यहाँ देवबंद में बकरीद सुबह को होने वाली है, रात में फोर्स आई और उस जमाने में गाय ज़बह की जाती थी। और मदनी के बयान पर बोले चक्रपाणी महाराज, मुसलमानों को कट्टरपंथ में झोंकने की कोशिश हो रही है। भारत में अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा सम्मान मिला, मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जमीयत उलेमा हिंद और मौलाना मदनी ने जिस प्रकार से उनकी मीटिंग चली, बैठक चली, बड़े उलेमा आए और वहाँ पे जिस प्रकार से मंथन हुआ, चिंतन हुआ, इससे अब स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार से वहाँ पे उद्गार जाहिर किए गए इन लोगों के द्वारा, मौलाना मदनी के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, इससे पता चलता है कि अपने को एक विक्टिम कार्ड खेलने का, एक घड़ियालू आंसू बहा करके देश के मुसलमानों को जो कट्टरपंथी चाहते हैं उसकी मंसूबों को पूरा करने का एक कहीं ना कहीं एक शुरुआत कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं बार बार कि हम पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, यह हमारी परीक्षा का समय चल रहा है, आखिर ये क्या कहना चाहते हैं? भारत ये ऐसा देश है जहाँ पे अल्पसंख्यक को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। ये बोल रहे हैं कि हमारे खाना पीना रहना अगर आपको पसंद नहीं है, हिंदू समाज के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग कहीं चले जाओ। अरे हिंदू समाज क्यों जाए भाई? और हमें आपके क्या नहीं पसंद है, और जो हमें नहीं पसंद है आप उसको सुधार के चलो। आप ज़बरदस्ती अगर जो हमें मांस पसंद नहीं तो मांस पर खाओगे, गौ मांस खाओगे, आप क्या चाहते हो? तो ये आप जाकर के पाकिस्तान में पूछो, वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। वहाँ तो सरेआम मंदिर पे चढ़ के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। और भारत में तो एक राम मंदिर को लड़ने के लिए सैकड़ों वर्ष की लड़ाई लड़ी गई, और वो भी लड़ाई लड़के तलवार के बल पे नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय लेकर के राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त हुए। उसके बाद भी 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों को मिली, तो 5 एकड़ के लिए तो हम हिंदुओं ने विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार की जो भाषा है, और आप बार बार कह रहे हैं कि इतना सहने के बावजूद हम चुप हैं, हमारी सब्र का इम्तिहान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान से आपके लिंक जुड़े हुए हैं। तो मौलाना मदनी और तमाम ऐसे लोगों की हमें लगता है कि केंद्र सरकार को तत्काल पाकिस्तान से इनकी मिली भगत की जांच कराया जाना चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। जिस जिस देश में इस्लामिक आतंकवाद हुआ है उसकी शुरुआत इसी तरह से हुआ है, विक्टिम कार्ड खेल करके, और इन्होंने वहां पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनकी जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। और भाषा पर विवाद को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। सुनिए। Indian language is very rich, so we must always feel, and I feel that we must promote our mother tongue, mother tongue, motherland.
They are very important. Mother who has given you beautiful birth, you should never forget her. And the native place to which you belong to, you must do something to the place where you were born. And the mother tongue, the language that has come from mother's womb, the Tamil, the Telugu, the Kannada, the Malayali, Marathi, Assami, Punjabi, Bhojpuri, there are so many languages. We must promote, propagate, and make them prosper in our own way. Because I always feel mother tongue is like your eyesight. The other language is like spectacles. If you have eyesight, spectacles will work. If you don't have eyesight, even if you wear ribbon, zuban se kuch aayega nahi. This has to be kept in mind. My suggestion to all the youngsters is, please promote mother tongue. Speak in mother tongue at home. We should not oppose any language, but we must support our language first. So my suggestion is, and people indulge in controversies, I say, no imposition of any language. चीन से चुनौतियों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया और कहा कि गुटनिरपेक्षता नीति को हमने बरकरार रखा है. So my message to you today is that diplomacy is not just about bridging positions in world symphony. It is equally about bridging societies through projects. It is about connectivity, it is about contact, it is about cooperation. I have today the privilege of both sharing some big picture thoughts on what regional cooperation has to offer, as well as detailing activities that make it possible. It is only fitting that I do so in Guwahati, in the presence of the Chief Minister. The participation of my Bangladeshi counterpart only highlights the indispensable role of his nation as a partner in this regard. Equally relevant is the presence of ASEAN ambassadors with us. They too should, I hope, take away from this meeting a good sense of what all of this means to our future. And the presence of our Japanese colleagues brings out the catalytic role that our Quad partner. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान हरियाणा में अपनी चुनावी मुहिम का आगाज किया. केजरीवाल ने कहा कि मुझे मौका दो, मैं हरियाणा के सभी स्कूलों में सुधार करूंगा. रैली के दौरान उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया. क्या कुछ कहा उन्होंने, आगे सुनाते हैं आपको. मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं. हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मां के समान होती है. मां का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता. जन्मभूमि का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता. आज मुझे बेहद खुशी है अपनी जन्मभूमि में, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आज यहां पे आपके बीच में आके. सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था. यह शुभ संकेत है. कह रहे हैं बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था. बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था. तो हरियाणा में तूफान आने वाला है और बड़ा तूफान आने वाला है. और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो तूफान ही आता है. ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी. तो तूफान से घबराने की बात नहीं है. बड़ा शुभ लक्षण है कि कल तूफान आया था. तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था. द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था. और कल युग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था. मैं सारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं.
मेरे को अगर आप भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। आज केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देशवासियों से अपील की है कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ धड़ल्ले से साझा ना करें। 27 मई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके कहा, जिन संगठनों ने UIDAI से उपयोगकर्ता का लाइसेंस लिया है वो किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति से यह भी कहा गया है कि होटल या फिल्म जैसी निजी संस्थाएं आधार कार्ड की प्रतियां रखने की हकदार नहीं है। केंद्र सरकार ने देश की जनता को आधार कार्ड की धोखाधड़ी से बचने के लिए सिर्फ मार्क्स्ड आधार कार्ड की साझा करने को कहा है। मार्क्स्ड आधार कार्ड में आधार नंबर के सिर्फ आखिरी 4 डिजिट ही दिखाई देते हैं। इससे आपके आधार कार्ड की धोखाधड़ी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने बिना लाइसेंस वाली संस्थाओं जैसे होटल या सिनेमा हॉल को आधार कार्ड की प्रतियां नहीं रखने का आदेश दिया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। देखते रहिए FM न्यूज।